हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि ओपन कास्ट माइनिंग से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन हिंदी में है जो कि आपका कमेंट आ रहा था कि सर क्वेश्चन हिंदी में लेके आइए। तो क्वेश्चन हिंदी की बोलचाल की भाषा में मैं रखा हूं। ओपन कास्ट माइनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चुन के लाया हूं जो कि आपके डब्ल्यूसीएल एग्जाम के लिए, एमसीएल एग्जाम के लिए और एनसीएल एग्जाम के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी मेरे माइनिंग कोर्सेज में सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे का ऑफर, जो कि 1 वीक तक चलने वाला है। 15 अगस्त से ही स्टार्ट हो चुका है और अभी ऑफर चल रहा है ऑलरेडी 21 अगस्त 2026 तक। 15 अगस्त को 100 बच्चे पूरे हो चुके थे तो मैंने इसको एक्सटेंड करवाया था। तो अभी 100 बच्चों के लिए और खुला हुआ है स्लॉट। तो 100 बच्चे और ले सकते हैं कोर्सेज अगर लेना चाहते हैं तो, और सिर्फ 21 तारीख तक ही लेंगे। इसके बाद आपका जो बेसिकली कूपन कोड है, ये वाला कूपन कोड 50% ऑफ वाला, सभी कोर्सेज में 50% ऑफ वाला, ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। 15 अगस्त इसका कूपन कोड है, 15 अगस्त। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च करना है ब्लैक डायमंड। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे लोगो, सेम लोगों के साथ 4.8 रेटिंग के साथ 1K डाउनलोड के साथ आपको दिख जाएगा। ब्लैक डायमंड को आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है, फिर लॉगिन करके कोई भी कोर्स परचेस कर लेना है। जैसे मेटल माइनिंग फाउंडेशन में, जो कि माइनमेट फॉर्मल मास्टर के लिए है। एमसीएल प्लस डब्ल्यूसीएल बैच जो अभी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है। इसमें लाइव क्लासेस होता है रेगुलर बेसिस पे। एनसीएल का माइनिंग सरदार का स्पेशल बैच है, क्योंकि एनसीएल का सिलेबस पूरा अलग है, इसमें डिटेल में ओपन कास्ट पढ़ना होगा, इसलिए इसमें अलग से सिलेबस बनाया गया है। ये भी आप ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज अगर आप चाहें तो स्पेशली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ये चारों के चारों सभी में ऑफर चल रहा है। 50% ऑफ का कूपन कोड एक बार ही इस्तेमाल हो सकता है। अगर लेना होगा तो आप ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका जो डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा ऑफर नहीं होगा, फिर वापस से पुराने रेट पे, जो पुराना आपका प्राइस है उस पे सब कुछ आ जाएगा। तो आपको अगर लेना होगा बाबू तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जाके ले लीजिएगा। चलिए आते हैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः ओपन कास्ट यानी कि खुली खदानों में की गहराई को कितने मीटर से कम तक ही सीमित माना जाता है। इसके नीचे यह अलाभकारी होता है। अलाभकारी का मतलब क्या होता है, नॉन प्रॉफिटेबल। नॉन प्रॉफिटेबल हो जाता है, यानी कि ब्रेक इवन स्टीपिंग रेशियो पार कर जाता है। ठीक है, ब्रेक इवन स्टीपिंग रेशियो ये क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है। तो ऐसा कौन सा डेप्थ होता है, तो बेसिकली क्या है, आपका जो डेप्थ है, अगर आप समीर कुमार दास साहब की किताब को पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है 320 मीटर। यानी कि 320 मीटर तक ही हम लोग जनरली ओपन कास्ट माइनिंग का लिमिट करके रखते हैं। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो हमारा ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो पार हो जाता है और हमें फायदा ना होकर के नुकसान होने लगता है, अलाभकारी हमारे लिए हो जाता है, प्रॉफिटेबल नहीं रहता। ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा स्टिपिंग रेशियो के बारे में। स्टिपिंग रेशियो बेसिकली क्या होता है, स्टिपिंग रेशियो क्या होता है, जब हम ओबी निकालते हैं तो कितना मीटर क्यूब हम ओबी निकाले हैं, कितना कोयला निकाले हैं। ठीक है, मतलब 1 टन कोयला निकालने के लिए हमको कितना मटेरियल निकालना पड़ा, कितना ओबी निकालना पड़ा, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टीपिंग रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे ओबी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कभी मैं अगर मटेरियल की बात करूंगा तो मटेरियल में ओबी प्लस कोयला प्लस डिब्रीज प्लस सॉइल प्लस सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ओबी अगर बात करूं तो सिर्फ मिट्टी जो निकला एक्स्ट्रा उसकी बात कर रहा हूँ, कोयला अलग रहता है उसमें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है और उसका आंसर की भी दिया हुआ है। ये जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है दीपक साहू, फाउंडर ऑफ ब्लैक डायमंड। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी जाके आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को परचेस कर सकते हैं और इस पीडीएफ को भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, माइनिंग की भाषा में ओवरबर्डन शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, ओवरबर्डन का अर्थ होता है बेसिकली मिट्टी, है ना, बेकार पड़ा हुआ जो मिट्टी है, पत्थर है, चट्टान है, ये होता है उसका सही अर्थ, है ना। ठीक है, तो खनिज या कोयले की परत की ऊपर बिछी हुई जो मिनरल है या कोयला है उसके ऊपर बिछा हुआ जो लेयर है ना, जो हमारे काम का नहीं, उसको हम लोग ओवरबर्डन कहते हैं। लेकिन अगर मटेरियल कहते हैं बाबू, तो मटेरियल में कोयला, वो भी, है ना, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टेलर्स फार्मूला। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप नहीं जानते होगे तो आपने बेसिकली आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ना, आपका बेसिक क्लियर, आपको लगता है ना कि आप ओपन कास्ट पढ़ चुके हैं। ओपन कास्ट इतना बड़ा समंदर है ना बाबू, कि मैं क्या बताऊं आपको। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, अगर आप एनसीएल के एग्जाम में बैठोगे, आप सोच के जाओगे बेसिक बेसिक की, डीजे देशमुख पढ़ लिए हैं, सुनील कुमार सिंह पढ़ लिया, मेरा हो गया भाई, है ना, एक एक गोराई की किताब पढ़ लिया, हल्का फुल्का मेरा हो गया। नहीं हुआ है बाबू, नहीं हुआ है। अगर एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समंदर में उतर के गोता खाना पड़ेगा, और मैं अपनी क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यार, आपको ना, देखो एनसीएल का बैच है बाबू। ठीक है,
एनसीएल के बैच में बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर का आप खाली पढ़ लिए तो आपका काम चल जाएगा, बहुत डिटेल में आपको, तो आपको पूरा डिटेल में बेसिकली आप खुद से भी पढ़ेंगे तो पूरा पढ़िएगा। जैसे बेसिक जो लेक्चर्स हैं देख रहे हैं, एक एक घंटे का 7-8 लेक्चर डाला हुआ, इतने सारे नोट्स डाले हुए हैं, ये सिर्फ बेसिक है। बेसिक के बाद अब ना इसके बाद देखो हाइड्रोलॉगिंग है, ड्रेडजिंग है, उसके बाद ओपन कास्ट मशीनरी है, धीरे धीरे करके सारे लेक्चर्स में ले रहा हूँ लाइव क्लासेस में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर भी आप खुद से भी अगर पढ़ेंगे तो इतना जान लीजिए ये सब बेसिक चीजें हैं। टेलर्स फार्मूला जो होता है ना, बेसिक फार्मूला होता है। टेलर्स फार्मूला क्या होता है? बेसिकली लाइफ ऑफ द ओपन कास्ट माइंस अगर आपको निकालना है, लाइफ ऑफ ओपन कास्ट माइंस अगर आपको निकालना है तो इसके लिए एक फार्मूला दिया जाता है, टेलर्स फार्मूला, जिसको कहते हैं टेलर्स फार्मूला। टेलर्स फार्मूला बेसिकली नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला होता है, ठीक है। L इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 0.2 इंटू 6.5 इंटू 4 में, यहाँ पे 4 है और ब्रैकेट में अंदर C है, ठीक है ना। सी क्या है? बेसिकली मिनरल रिजर्व है। सी क्या है? मिनरल रिजर्व है। मिनरल रिजर्व को इस फार्मूला में निकालते हैं तो हमारा टेलर्स फार्मूला निकल जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा, इसलिए क्योंकि इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर देना पड़ेगा, और साइंटिफिक कैलकुलेटर एमसीएल के, डब्ल्यूसीएल के और एनसीएल के माइनिंग सरदार और ओवरमैन एग्जाम में अलाउड नहीं है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन ये फार्मूला आपको याद जरूर रखना है, क्या होता है टेलर्स फार्मूला, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ। जैसे कि किसी माइंस में अगर 1 मिलियन टन का कोयला रिजर्व है, तो मतलब ये हुआ कि उसका लगभग 5 से 8 साल तक उस माइंस को चलाया जा सकता है, अगर 1 मिलियन टन का कोयला रिजर्व है तो। अगर किसी माइंस में 5 मिलियन टन का कोयला रिजर्व है और हम 5 मिलियन टन निकाल सकते हैं, तो लगभग 8 से 12 साल का समय लग सकता है। अगर हम टेलर फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो लगभग एक पर्टिकुलर रेंज आता है, वो रेंज हमारा ये हो जाता है। अगर हमारा 10 मिलियन टन का रिजर्व है तो पकड़ के चलिए 9 से 14 साल तक वो माइंस चलने का उम्मीद होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली अनुमानित है, इसको फॉर्मूला में बैठाएंगे, चूंकि यहाँ प्लस माइनस का साइन दिया हुआ है इसीलिए एक रेंज आता है, ठीक है। तो टेलर्स फार्मूला एक तरीका होता है जिससे ओपन कास्ट माइंस का हम लाइफ निकाल सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही बेसिक चीजें हैं। अगर आप ये नहीं पढ़े हैं तो बाबू आपका बेसिक नहीं क्लियर है, आप खुद से जाके पढ़ो। सरफेस माइनिंग का जो सबसे बेस्ट बुक कहा जाता है समीर कुमार दास साहब का, उसको जाके पढ़ो, तब जाके आपका क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए बोला गया है प्रोडक्शन प्लानिंग के तहत बनाए जाने वाला मास्टर शेड्यूल क्या दर्शाता है, ठीक है। मास्टर शेड्यूल क्या दर्शाता है? ऑप्शन है केवल मजदूरों की हाजिरी का समय, किस समय अवधि में कौन सा फाइनल प्रोजेक्ट और कितनी मात्रा में तैयार किया जाना है, मशीनों के ब्रेकडाउन की टाइमिंग या खदान के बंद होने की तारीख। तो बेसिकली ये आपका जो मास्टर शेड्यूल होता है ना, ये मास्टर शेड्यूल जब हम प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। तो उसमें जब हम मास्टर शेड्यूल बनाते हैं तो मास्टर शेड्यूल में हमको पूरा का पूरा ये दिखाना पड़ता है कि पहला साल हम कितना कोयला निकालेंगे, दूसरा साल हम कितना कोयला निकालेंगे, कितना ओबी हैंडल करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितना आगे तक बढ़ेगा, उसका एक्सटेंशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पूरा हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं मास्टर शेड्यूल। क्या बोलते हैं बाबू? मास्टर शेड्यूल बोलते हैं, और ये भी आपके बेसिक में आता है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन प्लानिंग होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, और एक होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में क्या होता है, तो बेसिकली अगर हमको कौन सा मशीन, जैसे ओपन कास्ट माइंस आप गए, कौन सा पीसी या कौन सा हाइड्रोलिक सॉवेल या कौन सा रॉब सॉवेल कहाँ पे लगाना है, कौन सा ड्रैग लाइन का पोजीशन क्या करने वाले हैं, तो अगर हमको पर्टिकुलरली एक दिन का या एक हफ्ता का या 2-3 दिन का अगर हम डिसाइड करते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म प्लानिंग बोलते हैं, कि ये वाला फेज का मटेरियल खत्म करेंगे, फिर हम दूसरे मटेरियल पे स्विच करेंगे 1 हफ्ते बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होता है? हमारा माइंस आने वाले 5 साल में किस दिशा में आगे बढ़ेगा, आने वाले 5 साल में इसका प्रोडक्शन कितना रहने वाला है, आने वाले 5 साल में हमको मशीनरी कितने लेने पड़ेंगे, हमारे पास सिंकिंग फंड कितना बचेगा। अब सिंकिंग फंड आपको नहीं पता तो आपका बेसिक क्लियर नहीं है बाबू, ठीक है। सिंकिंग फंड क्या होता है? जब आपको माइंस खोलते हैं, जब कोई भी कंपनी खोलते हैं तो आपको एक साइड में अकाउंट खोल के रखते हैं, जिस अकाउंट में आप माइंस का जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा जमा करते जाते हैं, ताकि जब भी आपकी मशीनरी बेकार हो, ब्रेकडाउन हो, तो आप इस सिंकिंग फंड से नई मशीनरी, नए उपकरण, नई इक्विपमेंट खरीद सकते हो। इसी को बोलते हैं सिंकिंग फंड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर में आता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए,
इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है शॉर्ट रेंज प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, रेंज प्लानिंग या टर्म प्लानिंग, दोनों सेम चीज है, का मुख्य दायित्व क्या सुनिश्चित करना होता है? खदान का 20 साल का बजट तैयार करना, तो ये बाबू लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ये क्या है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग या लॉन्ग रेंज प्लानिंग, ठीक है। शेयर धारकों को दिए जाने वाले लाभांश की घोषणा करना, इसका कोई प्रोडक्शन प्लानिंग से लेना देना नहीं है। ये लाभांश प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। कच्चा माल सप्लाई और बड़ी मशीनें सही समय पर खदान के चालू वर्किंग फेस प्लस उपलब्ध कराना, ये हमको हर दिन देखना होता है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग या शॉर्ट रेंज प्लानिंग कह सकते हैं, ठीक है। खदान को किसी विदेशी कंपनी को बेचना, ये वाला भी आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। टर्म और लॉन्ग टर्म यानी शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज का प्लानिंग मैंने आपको अभी समझाया था, ठीक है। चलिए, ये क्या है भाई? ऊपर की बेंचों से फिसल कर गिरने वाले पहाड़ी पत्थरों यानी रॉक बोल्डर्स को रोकने और उन्हें पकड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर यानी प्रत्येक लेवल पर एक बेंच छोड़ी जाती है, जिसे क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि अगर बहुत सारा बेंच है तो उसमें से क्या करते हैं हम, कुछ बेंच बीच में ऐसा छोड़ते हैं जो ऊपर से, अगर मान लीजिए ऊपर वाला बेंच में काम हो रहा है तो ऊपर वाला बेंच से नीचे वाला बोर्ड बेंच पे गिर जाएगा, नीचे काम हो रहा है तो दिक्कत ना हो जाएगा जी। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? सब्सिडरी बेंच छोड़ना पड़ता है। क्या होता है ये मैं समझाता हूँ। तो बोलते हैं सेफ्टी बेंच, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऊपर वाले बेंच में काम हो रहा है, ये हमारा ए बेंच है, और दूसरा वाला बेंच में काम हो रहा है जो कि बी बेंच है, ठीक है। तो ए और बी बेंच के बीच में ना एक छोटा बेंच छोड़ते हैं, ठीक है। छोटा मतलब कितना छोटा होता है? फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाला बेंच का जो चौड़ाई है वो है 10 मीटर, नीचे वाला बेंच का जहां पे काम हो रहा है उसका भी चौड़ाई है 10 मीटर। तो बीच वाला बेंच का चौड़ाई कितना होगा पता है? लगभग 65% टू 70% ऑफ द चौड़ाई, ठीक है। अब ऊपर वाला बेंच का चौड़ाई है 10 मीटर, तो बीच वाला जो बेंच हम छोड़े हैं उसका चौड़ाई हो जाएगा 6.5 टू 7 मीटर। ये क्यों छोड़ा जाता है? इसमें कोई काम चलेगा क्या? नहीं। इसमें कभी कोई मशीन लगेगी क्या? नहीं। इसमें कभी कोई प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं। ये मटेरियल को कभी उठाया जाएगा क्या? नहीं। तो फिर इसको काहे लिए छोड़े हैं भाई? है हमको शौक है छोड़ने का जी, बिल्कुल शौक है छोड़ने का। इसको इसलिए छोड़े हैं ताकि ऊपर से अगर कोई बोल्डर गिरेगा तो उसके नीचे जो काम चल रहा है उस बेंच तक जाने नहीं देगा बोल्डर। इसको बोलते हैं सेफ्टी बेंच। क्या बोलते हैं बाबू? सेफ्टी बेंच। अगर ये भी आपका क्लियर नहीं है बाबू तो गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका बेसिक क्लियर नहीं है बाबू। जाओ और सरफेस माइनिंग की किताबों को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एनसीएल में और डब्ल्यूसीएल में अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो बुद्धि छिरिया जाएगा आपका। आप कितना भी आपको लग रहा है कि एमसीक्यू क्वेश्चन रट के आप निकाल लोगे, आजकल क्वेश्चन नहीं भिड़ता है बाबू, आजकल कॉन्सेप्ट भिड़ता है, ठीक है। तो सेफ्टी बेंच को ही हम लोग कैच बेंच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केच बेंच भी बोलते हैं सेफ्टी बेंच को, जो कि 65 से 70% तक इसका चौड़ाई होता है, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मैं कुछ ज्यादा लंबा खींच दिया क्या? अरे यार, ठीक है ठीक है, चलो कोई नहीं, काम ही आएगा ना आपका यार। हम देखो सेफ्टी, इसका आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्या क्वेश्चन है देखता हूँ। खदान के सक्रिय जीवन काल में सेफ्टी बेंच की चौड़ाई सामान्यतः बेंच की ऊंचाई से कितनी रखी जाती है? अभी मैंने सेफ्टी बेंच बताया बाबू आपको, अभी मैंने सेफ्टी बेंच की चौड़ाई बताई, जिसको हम लोग कैच बेंच भी बोलते हैं। कैच बेंच की चौड़ाई बताई, बताया मैंने क्या होता है, कितना चौड़ाई होता है बाबू। इसका आंसर तो आपको कमेंट में देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ये आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं जाके देखूंगा कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो मैं कमेंट में चाहता हूं कि आप कमेंट करो यार, आप कमेंट करो, ठीक है। चलिए, मैं आपको अभी बताया हूं, आप कमेंट करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डंपर या ट्रकों को पीछे बैक करते समय किनारों से खदान में गिरने से रोकने के लिए बनाई जाने वाली सुरक्षा मेड़ यानी बर्म की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? नाइस क्वेश्चन, बहुत नाइस क्वेश्चन। चलिए मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली बर्म क्या होता है? जब आप कोई बेंच बनाते हैं, ठीक है, जब आप कोई बेंच बनाते हैं तो बेंच के किनारे में बर्म को हमेशा नक्शा में ना ब्लैक ट्रायंगल से दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये ट्रायंगल ही होता है, ट्रायंगुलर होता नहीं है। ये हम लोग एक मोटा दीवार जैसा बना देते हैं मिट्टी का, ठीक है, ताकि जब चक्का इससे सटेगा तो रुकेगा तो हमको पता चल जाएगा। लेकिन कभी भी जब आप डंपिंग कर रहे होते हैं तो नियम होता है कि आपको हमेशा इन डंपिंग कराना है, कभी भी बर्म में सटा के नहीं गिराना है, बर्म में सटाना ही नहीं है। ये आपके जनरल सेफ्टी से रिलेटेड चीजें, जनरल सेफ्टी का ना बड़ा मजे से पढ़ाएंगे बाबू। जनरल सेफ्टी की चीजों क्लास में है ना, और मैं वीडियो भी डालूंगा, आप लोग भी डोंट वरी रहिए, जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं आपके लिए भी मैं 1000 से प्लस वीडियो डाल चुका हूँ, आप जाके चैनल को देखिए एक बार।
ठीक है। तो जनरल सेफ्टी का मैं वीडियो मस्त मस्त डालूंगा, मजेदार चीज है जनरल सेफ्टी, इतना पसीना जो छूटता है आपका उतना नहीं है, बहुत मजेदार चीज है। तो बेसिकली क्या होता है जब डंपर पीछे बैक करते हैं ना, तो एक जो किनारे में एक तो छोटा सा मिट्टी का ना ढेर लगा के रखते हैं, इसको बर्म बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है जो आपका टायर है, टायर जो सबसे बड़ा डंपर चल रहा है उसका टायर का मान लीजिए 1 मीटर का हाइट है, तो 1 मीटर ऊंचा हमको बर्म रखना पड़ेगा। और बर्म की मोटाई हमेशा हम लोग जो टायर की जो हाइट हम रखे हैं, जो हाइट हम रखे हैं उस हाइट का लगभग लगभग आधा या उससे ज्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, मतलब कम से कम 1 मीटर मोटा तो आपको रखना ही पड़ता है, और बाकी जो हाइट रहेगा उस पर डिपेंड करता है ना। तो बर्म हमेशा मोटा रखा जाता है। ठीक है, और एक जो आपका डंपर का टायर का रेडियस होता है उसके बराबर, है ना, टायर का डायमीटर होता है, रेडियस कह रहा हूँ, टायर का जो डायमीटर होता है उसके बराबर। ठीक है, चलिए यहाँ पे रेडियस लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली डायमीटर, सुधार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे तो दिमाग में ना कुछ कुछ चीजें आ रही है यार, चलो समझा। देखो बाबू, एक होता है टो वाल, एक होता है पैरापेट वाल, एक होता है एम्बैंकमेंट वाल, एक होता है बर्म। ये सब चीजों में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब आप डंपिंग में जा रहे होते हैं, कोई भी डंपिंग में जाते हैं या कोई भी बेंच के किनारे की बात करते हैं, कोई भी बेंच के किनारे की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या बनाते हैं बाबू, वहां पे हम लोग बर्म बनाते हैं। वहां पे क्या बनाते हैं बाबू, बर्म बनाते हैं। इसके बाद कोई हॉल रोड होता है, हॉल रोड के नीचे में अगर आपका खाई है और हमको हॉल रोड को हमेशा के लिए मेंटेन रखना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो पत्थर का ऊंचा दीवार बना देंगे साइड में। ठीक है, ताकि नीचे में डंपर ना जाए और हमारा वो हॉल रोड हमेशा मेंटेन रखे। जो परमानेंट या सेमी परमानेंट टाइप के रोड होते हैं वो उसके लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, हॉल रोड का अलग अलग टाइप होता है, सेमी परमानेंट हॉल रोड, है ना, परमानेंट हॉल रोड। ठीक है, आपका टेम्पोररी हॉल रोड जो अलग अलग है। उसके बाद जिग जैग टाइप के होते हैं, स्पाइरल टाइप के होते हैं, है ना, स्विच बैक टाइप के होते हैं। तो अलग अलग टाइप के हॉल रोड्स होते हैं, हॉल रोड के डिजाइन होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम हॉल रोड बनाते हो सेमी परमानेंट या परमानेंट टाइप के होते हैं, तो उसमें हम लोग पत्थर का एक दीवार बना देते हैं साइड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरापिट वाल या एम्बैंकमेंट वाल। ये दोनों को दोनों सेम चीज हो गया। ठीक है बाबू। अब टो वाल क्या होता है, टो वाल बेसिकली पत्थर रख रख के ना उसको जाली से बांध देते हैं, पत्थर रख रख के जाली से बांध देते हैं। कम से कम 1 मीटर मोटा होना चाहिए वो। ठीक है, और हाइट भी जो है वो कम से कम 2 मीटर हाइट उसका होना चाहिए। ये हम लोग कब लगाते हैं, जहां पे हमको डंपिंग कर रहे होते हैं और डंपिंग हमारा बंद होने वाला रहता है, तो डंपिंग को चारों तरफ से ना हम लोग ऐसा दीवार से घेर देते हैं, जाली वाला दीवार रहता है उसको घेर देते हैं, ताकि डंपिंग कभी भी स्लाइड करे तो ये रोकने का काम करे, डंपिंग से पानी बहे तो रोकने का काम करे। ठीक है, चलिए पानी निकल जाता है लेकिन वो मिट्टी को रोकने का काम करता है। ठीक है, चलिए बाबू ज्यादा डीप में तो नहीं घुस जा रहे यार। चलिए, इसका बाद बोला गया है खदान की स्थिरता, स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए खदान की अंतिम बेंच का फाइनल बेंच फेस एंगल सामान्यतः कितने डिग्री के आसपास रखा जाता है, यानी कि माइंस स्टेबल रहे उसके हिसाब से जो लास्ट बेंच होता है माइंस का। ठीक है, जो माइंस का लास्ट बेंच हो गया, जैसे ये अल्टीमेट पिट हो गया है ना, ये अल्टीमेट पिट हो गया, तो अल्टीमेट पिट वाला बेंच हो गया। तो बताइए इसका जो स्लोप होगा, वो इसका जो इंक्लाइनेशन होगा वो कितना रखेंगे। 90% लोग 45 डिग्री मारेंगे बाबू, गलत, पूरी तरह से गलत। अगर आप 90% में अगर 45 डिग्री आप सोच रहे हैं तो आपका पूरी तरह से गलत है बाबू। आपको बहुत जरूरत है कि आप एक बार अच्छे से किताबों को पढ़ो। ठीक है, तो फिर कितना होगा, देखिए ऐसा है, ये नियम बना दिया गया है कि जब भी आप कभी भी अल्टीमेट पिट पे चले जाओगे, जब भी आप अल्टीमेट पिट पे चले जाओगे, ठीक है, चलो मैं इसका ना कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देता हूँ यार, 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन अच्छे से कराऊंगा। ठीक है बात सुनो, देखो आप सुने होंगे कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में जो हमारा बेंच का स्लोप एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। लेकिन क्या ये मैकेनाइज्ड के केस में है, नहीं है मैकेनाइज्ड के केस में बाबू। मैकेनाइज्ड के केस में एक शब्द लिखा हुआ है, मैकेनाइज्ड के केस में एज पर डीजीएमएस नॉर्म्स, और डीजीएमएस ये कहती है कि अगर आपका माइंस मैकेनाइज्ड है तो उसके लिए आपको साइंटिफिक स्टडी कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा बाबू, साइंटिफिक स्टडी कराना पड़ेगा। साइंटिफिक स्टडी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि भैया आपके माइंस में क्ले पाया जा रहा है क्या, आपके माइंस में बेंटोनाइट पाया जा रहा है, आपके माइंस में सेल पाया जा रहा है, आपके माइंस में लाइमस्टोन पाया जा रहा है, आपके माइंस में कौन सी टाइप की चट्टानें पाई जा रही है। उन सभी चट्टानों का एक फिक्स पैरामीटर होता है, उसकी जांच की जाती है, उसके सैंपल लिए जाते हैं और देखा जाता है कि वो चट्टान कितना मजबूत है। तो उसकी मजबूती के हिसाब से हम उसको एक एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ स्टेबल पिट स्लोप एंगल, यानी कि पिट स्लोप एंगल हम लोग उतना देते हैं। ठीक है, उतना हम लोग उसको एक एंगल ऑफ स्लोप देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका माइंस सॉफ्ट क्ले का बना हुआ है,
सॉफ्ट क्ले के अगर आपके बेंचेस बने हुए हैं तो उसका जो इंक्लाइनेशन होता है वो होता है 25 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री। ये कहाँ दिया हुआ वो, ये आपका दिया हुआ है समीर कुमार दास साहब का जो किताब है, एसके दास साहब का, है ना, वहां पे दिया हुआ है। इसके बाद अगर मान लीजिए हार्ड सेल टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं, या अगर सैंडस्टोन की बात अगर करें, अगर आपका सैंडस्टोन का बेंच है या हार्ड सेल का बेंच है, डोलोमाइट का बेंच है ना, बहुत सारी चट्टानें, कितना लिखूं मैं, लाइमस्टोन का बेंच है, तो वैसे टाइप के जो हार्ड टाइप की थोड़ी चट्टानें होती हैं उसमें 40 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री तक का आप एंगल ऑफ स्लोप रख सकते हैं। लेकिन इसी तरह से जब आपका इग्नियस रॉक होता है थोड़ा मजबूत टाइप का, ठीक है, चाहे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक हो चाहे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक हो, या मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं जो कि काफी हार्ड होती है बाबू, ठीक है, तो इस केस में आपका 50 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक का बेंच का स्लोप एंगल रख सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हार्ड टाइप की चट्टानें होती हैं, जैसे ड्रिल बिट तक नहीं जा रहा है, ड्रिल बिट भी टूट जा रहा है, तो 60 डिग्री से 70 डिग्री तक इंक्लाइनेशन रख सकते हैं, ठीक है। अब एक और ट्विस्ट है इसमें, क्या है ट्विस्ट, यहां तक आप समझ गए, साइंटिफिक स्टडी पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब ट्विस्ट क्या है, जब आपका बेंच फाइनल जगह पे पहुंच जाएगा, यानी कि अल्टीमेट पिट पे पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा बाबू, अल्टीमेट पिट पे पहुंच जाएगा। जब आपका बेंच अल्टीमेट पिट पे पहुंच जाएगा ना, तो आप जो लास्ट वाला बेंच रखोगे ना, लास्ट वाला बेंच का आप इंक्लाइनेशन 80 डिग्री तक रख सकते हो, क्योंकि इसके नीचे आपको जाना ही नहीं है, तो आपको कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। और जब भी 80 डिग्री रखते हैं, नीचे में आपको एक कोयला का रीब या फिर मोटा रीब छोड़ना पड़ेगा। अगर डंपिंग भी बना रहे हैं तो 80-85 डिग्री तक, 80 डिग्री तक रख सकते हैं, लेकिन आप उसमें नीचे में एक रीब छोड़ते हैं, ठीक है, मतलब जो इन सीटू वो स्टार्टा है वैसा का वैसा छोड़ते हैं, उसको छेड़ते नहीं है, उसको रख देते हैं वैसा का वैसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, इसका सही आंसर हो जाएगा फाइनल बेंच फेस एंगल। जब हम बात करते हैं अल्टीमेट पिट की बात में, अंतिम बेंच के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे 80 डिग्री हो जाता है। अब देखो ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट था, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से फॉर्म ऑफ डिपॉजिट सरफेस माइनिंग के लिए सबसे बेस्ट है, इसमें से कौन सा डिपॉजिट है जो सरफेस माइनिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है? स्ट्रेटिफाइड बेडेड डिपॉजिट, लोड और वेन्स, बहुत अधिक गहराई पर मौजूद सिलिंड्रिकल निक्षेप, या फिर नियमित आकार का पॉकेट डिपॉजिट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जो लोड और वेन्स होते हैं, ये जनरली लोड और वेन्स की बात करें तो ये मेटल माइनिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सब मेटल माइनिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर ओपन कास्ट में हम कर रहे हैं तो पिट एंड क्वारी मेथड से हम कर सकते हैं, पिट एंड क्वारी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसका माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। जब पॉकेट डिपॉजिट होता है तो इस केस में भी हमको अंडरग्राउंड माइन से ही चलाना पड़ता है, ठीक है। बेलनाकार में भी हम लोग वही प्रीफर करते हैं। बट अगर सरफेस माइनिंग की अगर मैं बात करूं, तो सरफेस माइनिंग में सबसे बेस्ट होता है स्ट्रेटिफाइड बेडेड डिपॉजिट, यानी कि बेड लगातार कोयले के लेयर, लगातार कोई मिनरल का लेयर जब पाया जाता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि हम उसी को बेंच बना बना के काटते काटते आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। देखो 10 क्वेश्चन किए, लेकिन हर क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन और एक्स्ट्रा जो निकल सकता था वो निकाल के आपको समझाया हूँ। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं बाबू, आपके पास मौका है, लास्ट मौका है, क्योंकि इसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपके पास ऑफर है ना, क्लास प्लस का सपोर्ट है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ ये ऑफर। 50% ऑफ है सभी कोर्सेज में, 50% का ऑफ है। इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल ऑफर है, देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल था, इसीलिए सबसे बड़ा ऑफर है ये, ठीक है ना। अपना बेरोजगारी से आजाद होइए आप। 15 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आपका डेट है, 21 अगस्त के अंदर आपको लेना पड़ेगा, लेकिन 100 बच्चे कभी भी हो सकता कल हो जाए, तो ये जो कूपन है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो 100 बच्चों के लिए ही है सिर्फ, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर ले लीजिएगा। अगर लेना चाहते हो तो अभी ही ले लीजिए, बाद में मत लीजिएगा, बाद में आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि प्राइसेस फिर वापस से वैसे ही हो जाएंगे और मेरे हाथ में कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाकर ब्लैक डायमंड सर्च करना है, ब्लैक डायमंड आपको 4.8 रेटिंग के साथ इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन करने के बाद कोई भी कोर्सेज जो आप चाहते हैं, चाहे माइनमेट फॉर्मन ब्लास्टिक की तैयारी कर रहे हैं, मेटल माइनिंग फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, एमसीएल डब्ल्यूसीएल बैच ले सकते हैं, एनसीएल बैच ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं, ओके। आज का वीडियो आपके काम का होगा, ये जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।